लोगों को मिले? यस सर। देखिए चलिए हाईएस्ट किसके है? अच्छा फिर इसकी बात करता हूं मैं। 180 से 180 किसी के है क्या? 170 से 180 के बीच में एनीवन? गाइस रिजल्ट चेक किए ना सबने? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ जिसने रिजल्ट चेक किए हैं वो यस बोले और जिसने नहीं किए वो नो बोले प्लीज चैट बॉक्स में। नो सर। अरे भाई नो भाई, रिजल्ट चेक करते रहा करो यार, कैसे हो? सर टेस्ट नहीं दिया सर। जब टेस्ट नहीं दिया तो फिर मुंह बंद रखे हुए हैं। और टेस्ट क्यों नहीं दिया हीरो? सर अभी सेकेंड लेक्चर आपका अटेंड कर रहा हूँ ना सर, तो अभी पुराना जो छूट गया है वो सब कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया, टेस्ट देने में क्या बुराई थी? ओके सर, दे दूंगा टेस्ट। टेस्ट कभी भी मिस नहीं करेंगे, चाहे आपकी प्रिपरेशन हो चाहे ना हो। टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। 2 क्वेश्चन तो आते होंगे उस टेस्ट में, 2 क्वेश्चन तो हम दे सकते हैं ना, राइट? तो टेस्ट हमेशा। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ 160 से 180 के बीच में कोई है जिसका स्कोर आया हो? एनीवन? अरे यार 150 से 180 के बीच में एनीवन इन फिजिक्स? So 150 है। चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं यार, थोड़ा डिजिट वगैरह भी चाहिए होगी मुझे। सर मैं कैसे बताऊं? श्रद्धा 152, सानवी गुप्ता 161, सच्चिदानंद 155, वेरी गुड। आदित्य सिंह 130, शिवम अग्रवाल 154, रिद्धि 155, अनस 150, प्रिंस ओनर 112, मिली डिडंट चेक, आकाश कुमार 150, विवेक कुमार नहीं, धीरेन्द्र 123, ज्योति 110, अनुभव तिवारी 175। अनुभव आपसे स्टार्ट करते हैं 175। पेपर इजी था या चीटिंग की थी? सर इजी था। पेपर एकदम इजी था? यस सर। चलो ऐसे ही मार्क्स आने हैं। देखो भाई अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। शर्मीन 141, प्रियांशु 130, अंश 130, कृष्ण तिवारी 109। ठीक है, तो कुछ बच्चों के काफी कम है, तो मैं आपको पहले बताऊं ये पेपर बहुत इजी था। 150 प्लस मार्क्स लाना बहुत आसान था इस पेपर में। अभी था क्या यार, 2-3 लेक्चर के बेसिस पे था ये। ठीक है, तो आप देख लो कि भाई आप ही के साथ बैठे हुए कितने बच्चे 150 प्लस लेके आ रहे हैं। ये पहला टेस्ट था फिजिक्स का, और पहले टेस्ट में अगर हम स्कोर कम कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी गड़बड़ा रही है। भाई अभी से पकड़ लो, अभी बहुत टाइम है। जो भी प्रिपरेशन है अभी से सही करना स्टार्ट कर दो। चलो बहुत अच्छे जो 150 से ऊपर लेके आए, स्पेशली उन बच्चों को बोलूंगा अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से लाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म आपने किया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे आपसे एक्सपेक्टेशन है। शुभम शर्मा 160, ये शुभम शर्मा 160 है वो तो वही है जिस बंदे ने आप मेरे को मैसेज करके डाउट पूछा था, क्या ये वही शुभम है? यस सर। मार खानी तेरे को था, थप्पड़ खाना है कान के नीचे? नो सर, वो ना मेरे को मिल गया और मैंने सर आपको आंसर भेज कान के नीचे लगाऊंगा मिल गया। नोट्स वाली चीज डाउट में पूछते रहो कि नोट में, यानी रिवाइज भी नहीं कर रहे हो, बस डीपीपी सॉल्व करने से मतलब नहीं होता बेटा, रिवाइज करना होता है। आप मतलब मुझसे ये पूछ रहे हो सर ये पढ़ाया था क्या, ये चीज क्या है, ऐसे पूछते हो। मतलब एक डाउट होता है सर मुझे डाउट हो रहा है कुछ क्वेश्चन में, और एक ऐसी चीज की सर ये चीज क्या होती है सीरियसली, इसका मतलब आप नोट ढंग से या तो पढ़ नहीं रहे हैं या प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। दोनों में से अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है भाई साहब, सुधार लो। नोट्स बहुत अच्छे बनने चाहिए। सबसे पहली बात, हर चीज आपकी खुद की हैंड रिटन होनी चाहिए। योगेश कुमार, ये मार्क्स ऑल सब्जेक्ट के हैं। कौन है योगेश, क्या पूछ रहे हो कि बता रहे हो? यस सर मैं नेटवर्क चला गया था, मुझे पता नहीं है बच्चे मार्क्स क्यों भेज रहे हैं। आपकी पहली क्लास है यार? नो सर पुरानी है।
पहले से लेता आ रहा हूँ। तो आपने टेस्ट नहीं दिया था? सर दिया था। तो बेटा टोटल मार्क्स पता है कितने 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 का था टोटल? सो 720। ये मार्क्स 720 से लग रहे हैं। सारे बच्चों के नंबर 100, 150, 110, 120 आपको लग रहे हैं 720 में से हैं। आपके कितने मार्क्स आए बेटा? समझे? टोटल टोटल आपको पता है क्या? क्या सर? अरे टोटल आपको पता है आपके मार्क्स यस सर। कितने हैं बताएगा? सर 336। 336। फिजिक्स में कितने हैं? सर 62। इतने ज्यादा क्यों है? आपने पूरी क्लास अटेंड की है? नो, एक छूट गई थी। एक छुट्टी थी। पहली वाली क्लास के बेसिस पे तो ज्यादा क्वेश्चन थे भी नहीं। पहली वाली में तो हमने सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था फिजिक्स में। सेकंड क्लास तो मेन थी जहां से हमने डायमेंशन पढ़ना स्टार्ट किया था। क्वेश्चंस मोस्टली सेकंड और थर्ड से आए हैं। योगेश भाई साहब पेपर बहुत इजी था, आपको बता दूं। आपने इसका मतलब थ्योरी भी ढंग से नहीं पढ़ी थी अगर आपने पेपर दिया और आपके सिर्फ 60 मार्क्स आ रहे हैं तो। क्यों योगेश? ईमानदारी से सबको नहीं भी समय सारी बातें ईमानदारी से जवाब देना मेरे को। क्या आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं योगेश प्रॉपर्ली? यस है। क्या आपने टेस्ट से पहले नोट्स रिवाइज किए थे अपने? सर नो। नो। टेस्ट हम बिना ऐसे रिवीजन के जाके देते हैं क्या? सर नो, मैं एक दिन पढ़ी थी ना जिस दिन टेस्ट था, बाकी तो मैं उन्हें अटेंड कर रहा था। क्या कर रहे थे? सर बाकी सब्जेक्ट की क्लास अधूरी थी ना, तो उन्हें अटेंड कर रहा था उस दिन। बेटा आपको लग रहा है ये कोई वैलिड एक्सक्यूज है? आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है किस टाइम पर। अब आप देख लो आप कितना पीछे रह जाएंगे। जहां पे बच्चे 160, 150, 170 मार्क्स फिजिक्स में लेके आ रहे हैं, आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप पहले टेस्ट से ऐसे पीछे जाते रहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप पीछे पीछे और पीछे चले जाएंगे अगर आपने इनके साथ कोप अप नहीं किया पहले टेस्ट से तो। और फिर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्या आप रियली चाहते हो कि मेरा सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म हो जाए बेटा? योगेश बेटा नो सर। फिर कैसे कर रहे हो? यस सर। थोड़ी प्रिपरेशन करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो सारे 150। तुम्हें लगता तुम्हारे मार्क्स कम है? यस सर। क्यों भाई? बेसिक टेस्ट में इतना पीछे रह जाओगे? कहाँ कमी रह गई? ईमानदारी से बताना। आपको अपनी कमी पता है, मुझे मालूम है। सबको अपनी कमियां पता होती हैं। आप मुझे अपनी कमी बता सकते हो कहाँ मार्क्स कम रह गए फिजिक्स में? तारिक आंसर करेंगे कुछ? सर एक्चुअली मैंने अभी आंसर चेक नहीं करे हैं तो मेरे को आइडिया नहीं है अभी। पर मेरे को लगता है कि हाँ सर वो जो क्वेश्चंस थे जिसमें सर जो थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे उसमें शायद रॉन्ग हो गया होगा। कौन से वाले? कौन से वाले? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड? अच्छा, क्योंकि आपने मुझे जहां तक बताया आप काफी आगे कवर कर चुके हैं तो मैं आपसे उम्मीद ज्यादा रखता हूँ। और आप ये देखिए आपकी क्लास में ही कई बच्चे हैं जो 160 और 170 लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप कंपटीशन देखिए अपना और अपने अगले टेस्ट में टारगेट रखिए कि भाई अपने मार्क्स और इम्प्रूव करने हैं। यस सर श्योर। जिनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं मैं उनको बताता हूँ कुछ बेसिक गलतियां वो कर रहे होंगे, ठीक है? और वो बेसिक गलतियां क्या है? एक, या तो वो नोट अच्छे से प्रिपेयर नहीं करें। खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हर चीज अपनी कॉपी में खुद की लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, पहली चीज।
हर टेस्ट से पहले आपको अपने नोट्स का रिवीजन, हर प्रैक्टिस से पहले, जब भी आप डीपीपी सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उससे पहले आप नोट्स का रिवीजन मिनिमम करना है। तीसरी चीज, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन की एक कॉपी अलग से बनाएं। प्रैक्टिस के लिए डीपीपी की एक प्रॉपर एक्सरसाइज की एक अलग कॉपी बनाएं और उसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करें, जैसे मैं कराता हूं। अगर आपने देखा होगा, मैं फॉर्मूला भी बार बार लिखता हूं। सॉल्यूशन करने की आदत इसी तरीके से डालें। अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी सिली मिस्टेक्स या गलतियां कम होंगी, प्लस आपको पता होगा कि सर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और उस फॉर्मूले के इफ एंड बट भी आपको पता होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जनरली बच्चे स्किप करते हैं और धीरे धीरे करके फिर उनके मार्क्स कम आने लगते हैं। फिर बोलते सर पता नहीं कहाँ कमी रह गई, सर फिजिक्स मेरे से बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। आई होप सबको ये चीज क्लियर होंगी। ठीक है, चलो हम आते हैं वापस से डीपीपी पे। डीपीपी के डाउट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने एरर की एक डीपीपी हमें सॉल्व करके लानी थी, तो डीपीपी के डाउट्स हम बात कर लेते हैं। तो आकाश ने अपनी स्क्रीन पर डीपीपी शेयर कर रखी है, एक एक करके डाउट्स पूछते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आकाश ने शेयर कर रखी है, आप लोग आकाश की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आकाश से पूछ लेते हैं। आकाश, तेरे को क्या डाउट है, पहले तू स्टार्ट कर ले। सर फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, जरा बताएं। सर ये रहा। Random error in the arithmetic means mean of 50 observation is alpha, then the random error in the arithmetic mean of 150 observation would be. What do you think? इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर समझ नहीं आ रही। अच्छा, रैंडम एरर जानते हो क्या होती है? आकाश, क्वेश्चन आंसर हाँ या ना तुरंत दिया करो यार, टाइम वेस्ट नहीं किया करो। क्या आप जानते हैं रैंडम एरर क्या होती है? नो सर। क्या आपने एरर वाली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं? सर की थी। तो फिर आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हो बेटा डीपीपी सॉल्व करने से पहले? एनीवन, क्या मैंने रैंडम एरर के बारे में आपके नोट्स में कोई बात की है? कोई मुझे बताएगा हाँ या ना? एनीवन एल्स, क्या मुझे बताएगा क्या मैंने नोट्स में रैंडम एरर के बारे में कोई बात की है? तारिक, किसने बताया, जरा बताएंगे मुझे आप? सर सानी। यस सर। बात की है, बात की है। आकाश, आपको क्यों नहीं पता है? या तो आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो या फिर आप नोट्स पढ़ नहीं रहे हो। अब आप बताओ क्या नहीं कर रहे हो, जरा मुझे ईमानदारी से। सर नोट्स पढ़े नहीं थे। वेरी गुड, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं हम, नोट्स नहीं पढ़ना है, कैसे काम चलेगा? चलो, एनीवन एल्स इसका कोई आंसर बता सकता है इस क्वेश्चन का और क्यों होगा, एक्सप्लेन कर सकता है एनीवन? सर अल्फा अपॉन 3। अल्फा बाय 3। वेट एक एक करके। चलो प्रियांशु। यस सर। हाँ सर अल्फा अपॉन 3। वाई अल्फा अपॉन 3? सर जितने ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना तो उतने ही हमारे एरर कम होने के चांसेस होते हैं। अगर 50 में सर 50 में अल्फा है तो 50 का 3 टाइम्स है तो हमारा एरर 1/3 हो जाएगा। नहीं, बस यहाँ गलती है। एरर 1/3 हो जाएगा, ये कहीं लिखा है क्या? सर नहीं, पर जितने ज्यादा एरर लेंगे उतना ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ही एरर कम होगा। बट एग्जैक्टली ऐसा होगा कि अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन डबल कर दोगे तो एरर हाफ हो जाएगा क्या? ऐसा कहीं लिखा है? सर ऐसा नहीं, पर 150 तो 50 का 3 टाइम्स है ना, तो एरर भी 3 टाइम्स कम हो जाएगा। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन डबल कर दूं तो क्या एरर हाफ हो जाएगी मेरी? यस और नो? नो सर, पर क्लोज आ जाएगी, मतलब और कम होती जाएगी। कम हो जाएगी ना, लेकिन आपने क्या बोला कि अगर मैं एरर अपनी ऑब्जर्वेशन को 3 टाइम्स कर दूं तो आप बोलो एरर मेरी 1/3 टाइम हो जाएगी। आपने ऐसा बोला? आपने किस बेसिस पे बोला? सर 150 का 3 टाइम्स है ना, इसलिए बोल। अरे तो 153 का 3 टाइम्स है तो आप 1/6 टाइम भी तो हो सकती थी एरर, 1/2 टाइम्स भी तो हो सकती थी, कमी तो होनी है। आपने ये कैसे कर दिया कि 3 टाइम्स है तो 1/3 हो जानी है? ऐसा कहीं कोई रूल है, आपको बताया गया है या आपने कुछ पढ़ा है या फिर आपने जैसे अंदाजा मारा?
मैंने सर सोच कर बताया, मैं ऐसे कुछ नहीं, कहीं पढ़ा नहीं है। नहीं वही वही सोच के आप कोई चीज बोलते हो तो सोचने के पीछे रीजन होता है ना। सोचने में तो मेरे दिमाग में मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा यार 1/10 टाइम्स हो जानी चाहिए एरर, मेरे दिमाग में सोच लिया। यार बिना लॉजिक के हम सोचते हैं क्या? सर इसका 1/2 1/4 इससे कोई रिलेशन नहीं निकल रहा था, इसलिए कोई इसका आंसर नहीं बन हाँ रहा। तो मेरा आंसर, हाँ तो लेकिन आपने उसको जनरल बना दिया। अगर मैं यहाँ पे α/3 और α/2 देता ऑप्शन, कौन सा क्लिक करते आप? α/3, क्योंकि α/2 का कोई रिलेशन नहीं है 150 और 50 से, ऐसे कुछ। अरे कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी बात हो गई। अगर मैं चलो मैं 1/6 कर देता तो क्या करता बेटा? सर 1/3 लेता मैं ऑप्शन में। क्यों लेते 1/3? दैट्स माय क्वेश्चन। सर बिकॉज 150 is 3 times of 50। अगर 50 को, अगर मैं 50 को 2/6 राइट, 6/2, अगर मैं 50 को 6/2 टाइम्स कर दूं तो मेरा 150 आ जाएगा बेटा। फिर मैं 6 से रिलेशन निकाल सकता हूँ। Why 3 टाइम्स ओनली यार? हर चीज को क्या मैं सिर्फ मल्टीपल, जरूरी एग्जैक्ट मल्टीपल होना चाहिए मेरा? नो सर। मेरे को जरा बताना, एक सेकंड जरा बताना। मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी, पढ़ रखा है आपने? काइनेटिक एनर्जी को मैं डबल कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, बताना जरा। सर मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन पढ़ा बेटा, कौन किसने पढ़ाया बेटा तुमको ये? सर नो सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा, डबल तो नहीं होगा, ज्यादा होगा। अभी आपने क्या बोला, डबल हो जाएगा? सर सॉरी, गलती से बोल रहे हैं, इंक्रीज होगा, मोमेंटम भी इंक्रीज होगा हमारा। तो आपने डबल क्यों नहीं किया इस टाइम? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम्स कर दूं या 1/3 टाइम्स कर दूं, मोमेंटम क्या 1/3 टाइम्स हो जाएगा या 3 टाइम्स हो जाएगा क्या? फिर आप यहाँ पे क्यों तुक्के मार रहे हो यार? आपने एक चीज अच्छी बताई है लेकिन दूसरी चीज बहुत गलत बताई है, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। भाई साहब रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आंसर में रिलेशन वही लगेगा कि सर वो 3 टाइम्स है तो यहाँ 1/3 मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे आंसर नहीं करते, लॉजिक होता है हर चीज का आंसर करने का। जरूर तो नहीं कि ये 3 टाइम्स हो रहा है तो दूसरी चीज भी 3 टाइम्स होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस। मैंने कहा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। अब मैंने कहा सर अगर मैं मास को कांस्टेंट रखूं और वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दूं, डेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी? डेंसिटी 1/3 टाइम्स हो जाएगी, मान रहे हो यहाँ पे? लेकिन Yes. अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E²/2m हो गया। यस ठीक है, सर। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं तुम बोलो मास को कांस्टेंट रख दूं और पोटेंशियल लीनियर मोमेंटम को डबल कर दूं, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स, अगर मैं मोमेंटम को 3 टाइम्स कर दूं काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाएगी या 1/3 टाइम्स हो जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो रिलेशन पे डिपेंड करता है। आपको रिलेशन पता होगा तो ही आप बता पाते हो, है ना? जैसे कि मैंने कहा टाइम पीरियड, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू L/G, पढ़ा था ये? यस सर, यस सर, यस सर। अब जरा बताओ, मैं अगर टाइम को 3 टाइम्स कर दूं, L को कांस्टेंट रखूं तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टाइम को 3 टाइम्स। जाएगी? सर क्वेश्चन समझा नहीं, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। L को कांस्टेंट रखा, यस सर। टाइम को 3 टाइम्स कर दिया, यस सर। G की वैल्यू क्या 1/3 हो सर, जाएगी? 1/3। यस सर, हो जाएगी। नहीं हो जाएगी बेटा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत है आप। सर कैसे नहीं होगी फिर? कैसे होगी आप बताओ? सर T 3 टाइम्स है तो G/3 होगा। अच्छा चलो मैं बताता हूँ देखो, मैंने कहा जब G की वैल्यू 10 है, यस सर। ध्यान से सुनना, तो T की वैल्यू T है। आप बोलोगे T की वैल्यू किसके बराबर हो गया? L/10 के बराबर हो गया। यस ठीक सर। है, मान लेता हूँ, या 2πL/10 के बराबर हो गया। अब मैंने जरा सुनना ध्यान से, आप बोल रहे हो G की वैल्यू G/3 हो जाएगी, मैंने कहा G/3 रखो जरा। अब G की वैल्यू को मैंने 10/3 रख दिया, तो आप बोलो जो नया T है वो कितना हो जाएगा? 2π√L/10/3, मतलब 10 × 3, ऐसा हो जाएगा, यस सर। है ना? यस मैं सर। अगर बताओ क्या ये 3 टाइम्स ऑफ T है क्या?
नो सर 3 10 कितना टाइम्स ऑफ टी है ये? सर 10/3 10/3 नहीं बेटा, इसको सॉल्व करो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, √3 को बाहर कर लो, ऐसे लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/10। ये क्वांटिटी टी है, यस सर ये क्वांटिटी कितनी है? टी है। T। तो आप आंसर दोगे सर ये √3 टाइम्स ऑफ टी हो गया टी। यस सर हाँ कहने का मतलब, मेरी बात समझो भाई साहब, रिलेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम्स होगा। जरूर नहीं है कि आपने 3 कर दिया तो 1/3 या 3 टाइम्स हो जाएगा। रिलेशन पे डिपेंड करता है। ये टी √g पे डिपेंड कर रहा था। सर इस क्वेश्चन का रिलेशन किसके साथ निकलेगा तो आप है बताइए। ही नहीं रिलेशन, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। क्या मैंने ऐसा कोई रिलेशन बताया है? नो सर ऐसा तो कुछ नहीं बताया। एक रिलेशन आपको पता है कि सर अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा देते हो तो आपकी रैंडम एरर क्या हो जाती है? कम या बढ़ जाती है? ऑब्जर्वेशन बढ़ा देते हैं, रैंडम एरर कम होती रहती है, कम हो कम जाती हो जाती है। चारों ऑप्शंस में कौन सी ऑब्जर्वेशंस कम एरर बता रही हैं? जरा बताओ। आपने बोला जब मेरी 50 ऑब्जर्वेशन थी तब एरर कितनी थी? अल्फा। है। अल्फा अब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को 150 कर दिया है, तो मेरी एरर कितनी होनी चाहिए? अल्फा से कम। अल्फा से कम चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? अल्फाबेट 3 सर ऑप्शन याद नहीं है मुझे कौन कौन से थे। अल्फा था, अरे अल्फाबेट सामने स्क्रीन पे यार, आकाश की स्क्रीन देख ले। एक सेकंड अल्फा सर अल्फाबेट 3 और बाकी ऑप्शन अल्फा से ज्यादा है या अल्फा के बराबर है? अल्फा से ज्यादा है और अल्फा के बराबर भी है। एक ही ऑप्शन है जो अल्फा से कम है, और हमारा Yes, आंसर sir. क्या होना चाहिए सर? अल्फा से कुछ कम होना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन अल्फा/3 है तो मैं उसको टिक कर दूंगा। ओके सर अगर मुझे यही ऑप्शन अल्फा/2 बोल दिया होता और बाकी ऑप्शन ऐसे ही रखे होते तो मैं अल्फा/2 टिक करता, क्योंकि इन चारों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? अल्फा/2 उस टाइम पे। यहाँ पे अल्फा/3 है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर आई अंडरस्टैंड। ठीक है, यही गलती तुम जो कर रहे हो ये कोई बहुत नॉर्मल गलती है। मैं बता रहा हूँ, ये कई टीचर्स जो पेपर बनाते हैं वो भी कर देते हैं कभी कभी। सेम क्वेश्चन को बेस बना के एक क्वेश्चन दोबारा बना दिया। ये किसी बुक का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वही किया था उसने। उसने क्या किया कि सर अगर मेरी ऑब्जर्वेशन 50 है तो उसमें रैंडम एरर अल्फा है। अगर मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने 5 टाइम्स कर दी तो मेरी रैंडम एरर कितनी हो जाएगी? तो उसने लिखा अल्फा/5। उसमें ऑप्शनों से अल्फा/5 भी रखा, अल्फा/3 भी रखा, और उसमें करेक्ट आंसर उसने अल्फा/5 को बोला। मैंने कहा क्वेश्चन गलत हो गया भाई साहब। यस सर गलत हो ठीक है, गया। क्योंकि उसने भी यही सोच के, जो तुमने सोचा एग्जैक्टली वही सोच के क्वेश्चन बना दिया। बट मैंने क्या बोला? सर क्वेश्चन गलत हो गया। आप ये बता ही नहीं सकते कि कितने टाइम्स हो जाएगा, आप बस इतना बता सकते हो कि हाँ कुछ कम हो जाएगा। ये एग्जैक्टली रिलेशन नहीं बताया कि अगर आप अपनी ऐसे, तो भाई मैं क्या करूंगा? ऑब्जर्वेशन बढ़ाता जाओ, मेरी एरर क्या कर दूंगा? मैं 0 कर दूंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अगर मैंने पहले बोला मेरी ऑब्जर्वेशन 1 है, मेरी एरर आ रही है 10, मैं सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन ले लूंगा तो मेरी एरर क्या 5 हो जाएगी? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस एरर कम हो जाएगी इतना मुझे मालूम है, कितनी कम हो जाएगी ये मैं नहीं पता। ये तो रैंडम चीज है यार, रैंडम को तो रैंडम ही रखने दो, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं बिठाएंगे वो 3 टाइम्स हो गया तो सर 3 से मल्टीप्लाई वाला यही एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ओके प्रियांशु क्लियर है ये बात? बाकी लोग? यस सर थैंक चलो, एरर हमारी कम हो गया ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पे। क्या हुआ बेटा? ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पे एरर कम होगी, कितनी कम होगी वो हमें पता नहीं होता क्योंकि रिलेशन हमारे पास नहीं है। एग्जैक्टली। कोई भी रिलेशन आप रिलेशन के बेसिस पे बताते हो, राइट? जब तक आपको रिलेशन नहीं पता होता आप बता ही नहीं सकते कितने टाइम्स हो गया होगा। देखा यहाँ काइनेटिक एनर्जी और अगर आपने मोमेंटम को डबल कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी √2 टाइम्स हो जाएगी, डबल नहीं होगी। ठीक है, यस सर तो ये डिपेंड करता है रिलेशन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश और कोई डाउट है? सर 6th क्वेश्चन। आकाश नोट पढ़ा कर तब भी सॉल्व किया कर, नहीं तो गाल के नीचे पड़ेगा एक। हाँ बेटा बोलो, इसमें क्या कर रहा है? सर 6th क्वेश्चन। हाँ बेटा आना चाहते हैं, एक बार आकाश के डाउट होते हैं, ठीक है, फिर आपके पास आते हैं। आकाश यस सर 6th क्वेश्चन। क्या डाउट है बोलो। सर यही क्वेश्चन। अरे इस क्वेश्चन में डाउट बोलेगा। सर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मतलब हाँ वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसमें? वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया इनटू बेस इनटू हाइट। सर एरिया वायर ऑफ कैसा होता है बेटा? वायर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। वायर कैसा होता है? देखा है कभी वायर?
यस सर। उसने क्या बोला, लेंथ ऑफ द वायर इज दिस एंड द रेडियस, रेडियस का मतलब समझ रहे हो, सिलेंड्रिकल वायर होता है, जो सर्कुलर पोर्शन होता है उसका रेडियस। तो सिलेंडर का जरा बताओगे एरिया, वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। निकाल पाओगे वॉल्यूम? यस सर। कर पाओगे रिलेशन? आपको रिलेशन आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन सिंपल हो गया? यस सर। सर 7th क्वेश्चन। अनस तेरे को भी डाउट था? सर मुझसे इससे पिछले वाले में डाउट था, 4th क्वेश्चन में। 4th में? यस अभी तो सर। 6th बोला था यार। सर 6th वो आकाश ने बोला। तूने भी 6th बोला था। चल चलो देखते हैं फिर, आते हैं रुको। हाँ सर वो आते हैं आप हाँ सर सर वो 7th आपने क्वेश्चन। अनस कुछ बोलना चाह रहे हो तो जल्दी बोले। सर वो आपने अभी बताया जैसे कि ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से एरर कम हो हाँ। जाती है, तो वो एरर रैंडम एरर कम होती है सिस्टमैटिक एरर? क्या रैंडम एरर? क्या सर ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से कौन सी एरर कम होती है, रैंडम एरर या रैंडम सिस्टमैटिक? एरर? बेटा नोट्स में लिखा हुआ है ये। वैसे तो हर एरर कम होती है, हर एरर आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से एरर कम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बट रैंडम एरर के लिए स्पेसिफिकली हम यही वाला मेथड यूज करते हैं रैंडम एरर को। हम रैंडम एरर अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। नोट्स में लिखा है बेटा। अनस यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर। आप बोल दिया कर यार, हम वेट करते हैं तेरे आंसर की, तेरे को समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी नेक्स्ट आकाश। सर 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? सर द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक अरे मेरे को भी पढ़ना आता है रे, इसमें तू अपना डाउट बोल। सर कुछ इसमें समझ नहीं आ रही है भी। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? मेरे को क्या नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, अंग्रेजी पढ़नी आ रही है? सर क्वेश्चन तो आ गया समझ, हाँ तो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे तो फिर समझ क्या नहीं आएगी, तो पूछ रहा हूँ मैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? समझ में आ गया तेरे को? यस सर। चल बता क्या बोल रहा है, बता मेरे को। सर डायमेंशंस दिए रखे हैं इसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, जो कि मेजर किया हाँ। गई है वर्नियर क्या क्या कैलिपर के dimensions द्वारा। हैं? सर डायमेंशंस 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और ठीक है। 5 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह दे रखी है। यस सर। हाँ बताओ इसमें क्या दिक्कत है, वॉल्यूम में क्या पूछा है? सर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द तो मेजरमेंट मैं ऑफ निकाल, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यस सर। लगा दो फॉर्मूला। अब दिक्कत कहाँ है? सर मैक्सिमम परसेंटेज एरर में। अरे वो परसेंटेज एरर को मैक्सिमम परसेंटेज एरर बोलते हैं बेटा। यस सर, वो एब्सोल्यूट निकलेगा एरर को हम कैसे? मैक्सिमम एरर बोलते हैं। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही होगी इस क्वेश्चन में? मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला ये भी बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि सर इसमें लेंथ ब्रेथ या हाइट की एब्सोल्यूट एरर नहीं पता मुझे। क्या आपको पता है? Yes, sir. कितनी बता? सर नहीं पता। सॉल्व करने वाला अभी आगे आ गया और फिर बोलता है अभी नहीं पता। एनीवन कोई बता सकता है? 0.01 सेंटीमीटर। 0.1। शुभम। शुभम वेरी गुड। देखो भाई साहब, आपको क्या हुआ, अगर मैंने बोला ये लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी थी? 5 mm। आप बोलोगे 5 mm। देखो, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब किससे मेजर की गई है सर? एक ऐसे डिवाइस से मेजर की गई है जिसकी लीस्ट काउंट कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है। इसका मतलब क्या है कि सर लीस्ट काउंट, जब मुझे एब्सोल्यूट एरर नहीं गिवन होती है तो जो डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है वही उसका एरर होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब Yes. क्या हो गया? वो लास्ट वाली डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है ना। यस मैं तो सर। कहता हूँ उसमें फिर भी उसने बोल दिया कि सर इसमें लीस्ट काउंट कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर इसमें कितना ऊपर नीचे हो सकता है? 0.01 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। अब यही एब्सोल्यूट एरर लेंथ में हो जाएगी। सेम ब्रेथ लिख सकते हो, सेम हाइट लिख सकते हो।
ओके ठीक सर। है। यस अब इसमें ये तो चलो एक बार है, मैंने कहा सर अगर मान लो केवल एक एग्जांपल दिया होता, उसने बोला लेंथ इज इक्वल टू दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, बस, और कुछ नहीं बोला, उसने ये भी बताया किससे मेजर किया गया है, किसका लीस्ट काउंट है, तो क्या कहोगे सर मेरी अनसर्टेनिटी किसमें होगी, लास्ट वाली डिजिट में। लास्ट वाली डिजिट में प्लस माइनस 1 कर सकता हूं मैं, हाँ या ना, तो आप पता क्या लिख दोगे, इसको ऐसे लिख दोगे प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मेरी एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर के बारे में कुछ नहीं पता है तो क्या कहोगे, सिर्फ लास्ट वाली डिजिट को मैं प्लस माइनस कर सकता हूं, तो लास्ट वाली डिजिट को प्लस माइनस करने के लिए कितना ऐड या सबट्रैक्ट करूंगा मैं, 0.01 सेंटीमीटर, तभी तो ये लास्ट वाली डिजिट छिड़ जाएगी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो आप बोलोगे सर उस केस में आप एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे, तो कई बार आपको एब्सोल्यूट एरर बोला नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट वैल्यू दे देंगे, आपको एब्सोल्यूट एरर खुद ब खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये Yes, sir. एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको लीस्ट काउंट दे दिया था, तो जो लीस्ट काउंट है वही एब्सोल्यूट एरर काउंट हो जाती है। अगर लीस्ट काउंट नहीं दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं, लास्ट वाली डिजिट में प्लस माइनस कर सकते हो आप, तो आप बोलोगे लास्ट वाली डिजिट में प्लस माइनस करने के लिए किससे प्लस माइनस करोगे, 0.01 सेंटीमीटर से, तो लास्ट वाली डिजिट देखो छिड़ी, बाकी डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आई होप दिस इज क्लियर, नाउ यू कैन सॉल्व इट। यस सर। हाँ जी, और कोई डाउट आता है। सर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जल्दी बोलें, सारे क्वेश्चन पूछेगा क्या तू एक एक करके। सर बस लास्ट है ये। हाँ बोलो क्या बोल रही है। सर साइड निकाल लें इसमें पार्क की। क्या बताऊं बेटा इसमें, सर इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा। 10 का स्क्वायर रूट बेटा 10 होता है, वो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। यस सर, वो तो निकल जाएगा, फिर ये जो एब्सोल्यूट एरर है उसका कैसे निकालते हो बेटा एब्सोल्यूट एरर, तुमने फॉर्मूला लिखा, तुमने सच्ची बताना सॉल्व करके ना ईमानदारी से, क्या तुमने प्रॉपर फॉर्मूला लिखा एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, या लेंथ इनटू लेंथ का स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा। नो सर। नहीं आएगा क्वेश्चन बेटा, छोड़ दो उसको, फिर तुम गजब करते हो यार, फॉर्मूला नहीं लिखते हो यार, और फिर बोलते हो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। कैसे हवा में सॉल्व कर रहे थे, फिर कैसे सॉल्व कर रहे थे जरा बताना, बिना फॉर्मूला लिखे हुए। पेन चला के सॉल्व भी कर रहे थे या हवा में बातें कर रहे थे, सच्ची बताना ईमानदारी से। कहा सर पेन से ही करा था सॉल्व, तो हवा में नहीं करा था। पेन में क्या लिखा तूने, बता तेरे सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सर एरिया को मैंने एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लिया था, उस वजह से सॉल्व नहीं हो रहा था। एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सर एल स्क्वायर, क्योंकि एल दोनों स्क्वायर ले लिया, साइड। यस सर। फिर क्या किया, सर फिर इसमें क्या किया फिर आगे। सर आगे समझ नहीं आ रहा था फिर वो क्वेश्चन। क्या निकालना है तुम्हें, सर साइड। साइड नहीं निकाल पाओगे यहाँ से। सर वो वाली 10 तो निकल गई थी, एब्सोल्यूट एरर वाली साइड नहीं निकली थी। रिलेशन से निकलता है, एल और ए में क्या रिलेशन है बेटा। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अबे एग्जैक्ट रिलेशन बोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कैसे बोलो, कान में क्या हो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अबे भाई साहब ए इक्वल टू होता है एल स्क्वायर, मैंने कहा सर एल का चाहिए तो एल इज इक्वल टू रूट ए, कोई दिक्कत है। नो सर। मतलब एल इज इक्वल टू ए की पावर 1/2, क्या बताऊं मैं इसमें बेटा, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए, क्या बताऊं मैं। बता, कुछ डाउट हो तो बोल। नो सर। भाई साहब ढंग से सॉल्व करो यार, बेसिक क्वेश्चन है यार, ये प्रॉपर पेन से फॉर्मूला वगैरह ढंग से लिखो यार। मतलब यहाँ पे आगे अटक गए, अरे मुझे एल चाहिए होता तो मैं क्या करता हूँ, एल का किस पे डिपेंडेंसी है, ए पे है, उसके ढंग से फॉर्मूला कन्वर्ट कर देता हूँ, फॉर्मूला कन्वर्ट करने के बाद मुझे फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अरे ये तो मैं सीख चुका हूँ भाई साहब, अगर मुझे एक्स में एरर चाहिए और ए
ए के साथ रिलेशन चाहिए पता है, तो एक्स में एरर निकालने का तरीका मुझे आता है यार। क्लियर है अब? यस सर। आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो एनीबॉडी एल्स और कोई डाउट बाकी लोगों में से कोई? बेटा पूछ लिया करो। देखो मैं थोड़ा बहुत डांटता हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं मैं सिर्फ डांटता इसलिए हूँ कि आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं मेरे डांट का मतलब ये नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं। देखो आकाश ने भी कोई क्वेश्चन अगर पूछे हैं डांट पड़ती है क्योंकि आप बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए डांट पड़ती है। आप क्योंकि प्रॉपर तरीका नहीं है, टीचर आपको सोल्यूशन नहीं देगा। ये टीचर सामने जो खड़ा है बिल्कुल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। देखो ये आपकी गलतियां बताता है। अगर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा ना, आप ये वाली गलती जिंदगी भर करते रहोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है वो रैंडम एरर वाला, आप जिंदगी भर गलतियां करते रहोगे। मुझे मालूम है, मैं कह देता सर कि रैंडम एरर कम होगी, अल्फा की जगह अल्फा बाय 3 कर दो आंसर, और मैं कहता हूँ अगली बार वो अल्फा बाय 5 वाला एग्जांपल आता है आप उसमें वो वाला टिक कर देते। मेरे कहने का मतलब समझिए, मैं जब तक आपकी गलतियां आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप नहीं सीखोगे। फिजिक्स सीखने का ये तरीका होता है। फिजिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट सीखने का तरीका होता है, अपनी खुद की गलतियां पहचाने। वरना क्या होगा, मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, आप वही करोगे नेक्स्ट टाइम 2 महीने बाद जो आपका पहला दिमाग में आएगी चीज, और वो गलत होती है लोग। इसलिए मैं कभी सोल्यूशन नहीं देता। जितने क्वेश्चन आपके पास है इनके सबके सोल्यूशन मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं कहूँ तो सर प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा टाइम बचेगा। मैं क्यों अपना पॉकेट में अपनी चिल्लाता हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा ना। बट उससे आपका फायदा नहीं होगा बेटा, सोल्यूशन से कभी किसी का फायदा नहीं होता। ध्यान रखो इस चीज को, और किसी से सोल्यूशन मांगो भी नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर आप सोल्यूशन मांग रहे हो और कोई टीचर दे दे तो वो भी आपका नुकसान है। हमेशा अपना सोल्यूशन लेके जाएं, हमेशा अपनी गलतियां पूछें कि सर मैंने ये सोल्यूशन किया, मुझे इसमें गलती बता दो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या गलती कर रहा हूं मैं, है ना। मैं कहाँ अटक रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, और जब तक आप ये चीज नहीं सीखो मैं कहाँ अटक रहा हूँ तब तक दिक्कत आएगी। चलो पूछो, कौन पूछा था डाउट? यस सर। सर 10th क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा, जरा आकाश 10th क्वेश्चन पे सॉल्व करना जल्दी से। हाँ जी बोलिए बेटा। सर इसमें t की पावर -c है, तो जो एरर परसेंटेज आएगी उसमें माइनस गामा c होना चाहिए। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें मतलब अल्फा ए पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव और गामा c नेगेटिव होना चाहिए। सानवी मैं थप्पड़ मारूं या तुम खुद मारोगे अपने आप को? सर आपने दिखाया तो था नोट्स में कि परसेंटेज एरर में जो साइन होता है उसको माइनस ही रखते हैं अगर वो उसकी पावर -1 हो तो। जैसे कि हमने मोमेंटम वाला भी एग्जांपल किया था तो उसमें भी p²/2m था। एक सेकंड वेट कौन सा वाला, कौन सा एग्जांपल किया मैंने? सर काइनेटिक एनर्जी जो किया था p²/2m। काइनेटिक एनर्जी में एरर फाइंड आउट की थी क्या हमने? सर परसेंटेज एरर ही निकाली थी। परसेंटेज एरर निकाली थी बेटा? परसेंटेज चेंज। मैं चीख चीख के परेशान था, मैंने कहा था चेंज और एरर को आपस में मिक्स मत करना। मैंने चीख चीख के लिखवाया है, एरर कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा चेंज अलग चीज है, एरर अलग चीज है। बोला था 10 बार चीखा था मैं कि नहीं चीखा था, बताओ सामने ईमानदारी से। हाँ सर वो मुझे लगा कि ये परसेंटेज का है तो मैंने सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान दिया। क्यों लगा? मैं जब आपको क्या बोला था, एरर में हमेशा आंसर पॉजिटिव रखने हैं, एरर में कभी नेगेटिव नहीं आएगा। मैंने कहा जब चेंज की बात कर रहे होगे तब प्रॉपर साइन के साथ रखने होते हैं, क्योंकि हम चेंज निकालने में एरर वाले फॉर्मूले को शॉर्टकट की तरह यूज कर रहे हैं। चेंज एक अलग चीज है, एरर एक अलग चीज है, और आपने कर दिया मिक्स। सर पता नहीं ये चीज याद भी नहीं आई, जब क्वेश्चन किया तब फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, माइनस के साथ लिखा था फॉर्मूला। वहां पे जब मैंने बोला था कि चेंज और एरर अलग अलग चीज है तो तुम्हें वही लिख देना चाहिए, चेंज और एरर अलग अलग चीजें हैं, मिक्स नहीं होनी है। लिख लो आज वही नोट्स में, और वहां लिख लो चेंज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। तुरंत अपनी लैंग्वेज में वहां लिख दो बड़े उसमें, और उसको हाईलाइट कर दो और कह दो मैंने गलती की थी। आगे नहीं होनी चाहिए जिंदगी में गलती कभी इस बार इस तरीके की। ये तो 2 दिन बाद ही गलती कर दी, आप सोचो 2 महीने या 2 अगली साल जब आप सॉल्व करोगे तब गलती कर जाओगे। अगर आज कर रहे हो तो अगली बार भी करोगे, गारंटेड है। सानवी क्लियर है? यस सर। चलो एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट्स? एनीवन? सबके डाउट क्लियर हो गए? डीपीपी सॉल्व नहीं हुई इसका मतलब ज्यादा लोगों के डाउट्स नहीं आए।
सच्चिदानंद डीपीपी सॉल्व की? बोलता ही नहीं है तो। आदित्य आदित्य सिंह प्रेजेंट है? आदित्य देखो आवाज। यस सर। देखो डीपीपी सॉल्व की? यस और नो? आज की आवाज चली गई है ना बेटा? अब तो ना सुनाई दे रहा होगा। चैट पर देखो उसने मैसेज किया है किसी ने, सच्चिदानंद ने। भाई साहब डीपीपी सॉल्व करो, मार्क्स खराब आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। डीपीपी रेगुलर सॉल्व कीजिए। चलो खैर, मैं मानता हूँ आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ लास्ट थिंग क्या हुई थी? सर वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की हमने क्या रीडिंग लेना सीख ली थी? मेजरमेंट करना सीख लिया था? यस सर, मेजर वैल्यू निकाली थी। चलो मेजर वैल्यू हमने निकालना सीख ली थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बात वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर्स में हमने बात की थी मेजर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या है? वर्नियर कैलिपर से भी छोटी वैल्यूज को रीडिंग लेने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब अभी तक हमने बात की थी हमारी स्केल सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकती है 1 mm की। हमने वर्नियर कैलिपर में देखा 0.1 mm की भी हम रीडिंग ले पाते हैं, ठीक है। स्क्रू गेज क्या करता है सर? उससे भी छोटी वैल्यू को करेक्टली हम मेजर कर पाते हैं बाय यूजिंग स्क्रू गेज, ठीक है। अब देखो जरा मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम स्क्रू गेज दिखता है। जरा वेट करेंगे। सर 1 सेकंड बेटा। कौन बोल रहा था? अनस सर मैं ये सर वो आपने हाँ, कहा बोलो। था कल पहले वर्नियर कैलिपर के थोड़े क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वो वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन भी देख लेंगे, डोंट वरी। डिवाइस दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। आपका स्क्रू गेज ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसमें जरा देखो, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं नेक्स्ट ये आपको ऐसे मेटालिक बॉडी इस टाइप की दिखेगी। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ऐसा रहेगा। जरा ये देखो, ये एक स्क्रू गेज है। इसमें एक यू शेप का जो दिख रहा है ना, इसको मेटल फ्रेम बोलते हैं। पीछे आपका एक रोटेटरी ऐसे सर्कुलर वो लगा हुआ है, स्क्रू टाइप का होता है, ठीक है। वो बंद करोगे तो देखो ये जो एनविल और स्पिंडल दिख रहे हैं एनविल और स्पिंडल, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, आपने बोला स्क्रू को इतना टाइट कर दिया कि एनविल और स्पिंडल आपस में टच हो गए, ठीक है। तो जब टच हो जाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 स्केल दिखेंगी। आपको अगर वर्नियर स्केल में पता होना चाहिए, वर्नियर स्केल में 2 स्केल हुआ करती थी। एक होती थी मेन स्केल और दूसरी होती थी वर्नियर स्केल। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2 स्केल हैं। एक लीनियर स्केल है, जैसे ये दिख रही है ना 0 1 2 3 4 5, जो हॉरिजॉन्टल है, जिसको स्लीव बोला गया है, ठीक है। उस स्लीव पे जो स्केल है वो एक लीनियर स्केल है, जो कि आपकी मेन स्केल के बराबर होती है जनरली। और एक जो स्क्रू है जो कि टाइट होता है, ठीक है, सर्कुलर दिख रहा है, उस पे भी एक स्केल बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 स्केल होंगी, एक लीनियर स्केल बुलाएंगे और एक को हम बुलाएंगे सर्कुलर स्केल। लीनियर स्केल जो हॉरिजॉन्टल स्केल है, जो जनरली आपकी मेन स्केल होती है, वो होती है लीनियर स्केल। और जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो सर्कुलर स्केल है, वो आपको दिख रहा है, जो आपके रोटेटरी पार्ट है, गोल गोल जो घूमेगा उसमें लगी हुई है।
अब जब मैंने एनविल और स्पिंडल को आपस में टच करा दिया तो आप बोलोगे जो लीनियर स्केल का 0 है वो एग्जैक्टली वहां तक पूरा स्क्रू कवर कर लेगा और आपको लीनियर स्केल पे कोई भी रीडिंग नहीं दिखेगी, मतलब 0 दिखेगा, आपको पूरी स्केल कवर हो जाएगी। और जैसे जैसे आप स्क्रू को लूज करते जाओगे स्क्रू पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, स्क्रू पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो लीनियर स्केल आपको रीडिंग दिखना चालू हो जाएगी, 0 1 2 3 ऐसे करके आपको रीडिंग क्या होने लगेगी, दिखना चालू हो जाएंगी। तो जितनी रीडिंग आपको लास्ट दिख रही होगी वही आपकी रीडिंग लेने का तरीका होता है। आपको जिस मेजरमेंट को करना है, जिस बॉडी का मेजरमेंट लेना है वो एंगल और स्पिंडल के बीच में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और टाइट कर दिया जाता है। जैसे वो टाइट हो जाएगा तो आप देखोगे कि लीनियर स्केल की कुछ रीडिंग आएगी और सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी, वही आपको मेजर करना है। कैसे करना है ये हम सीखेंगे। पहले आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये आपका कैसा दिखता है। अब हम वापस आते हैं अपनी क्लास में जिसमें आप मेरा थोड़ा देखेंगे। हाँ, अब देखो आपको समझ में आया, एक यू शेप का ऐसा था, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ था, ठीक है, और ये मान लो ये ऐसे रॉड थी, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ था। जब आपका ये सर्कुलर स्केल इसको घुमाओगे तो ये यहाँ पे जो लीनियर स्केल थी वो पूरी कवर हो चुकी होगी, ढक गई होगी, आपको केवल उसका 0 दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रू को ढीला करोगे, ऐसा ढीला ढीला करोगे तो देखो ये पीछे की तरफ खुलता जाएगा, और जब ये खुलता जाएगा तो लीनियर स्केल आपको विजिबल होती चली जाएगी और ये स्क्रू पीछे घूमता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप बोलोगे यहाँ पे कोई चीज फंसानी है ना, तो यहाँ फंसा दी और टाइट कर दिया। तो आपको क्या बोलना है, सर ये जो फिंगर और मार्कर की बीच के में कोई बॉडी फंसी होगी उसी की लेंथ को आपको मेजर करना होगा, राइट। वो मेजरमेंट कैसे करेंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं। क्या सबको ये स्केल समझ में आई? एक लीनियर स्केल होगी जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिख रही थी और एक सर्कुलर स्केल होगी जो स्क्रू पे लगी थी। दो चीजें समझ में आ रही है, कैसे रीडिंग लेनी है, थोड़ा सा मेजरमेंट कैसे किस तरीके से करना है, ये चीज समझ में आई एवरीवन? यस सर। हमारा मेजर करने का तरीका ऐसा रहेगा। अब रीडिंग कैसे लेना है वो हम अभी समझते हैं। इसमें एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं पिच। पिच क्या होता है? The horizontal distance traveled in one circular, आप बोलते हैं रिपीटेड फॉर्म, जैसे ये था ना, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो जब घुमाऊंगा तो देखो पहले जब घुमाने से पहले ऐसा होता है, ये आपकी लीनियर स्केल थी, ठीक है, यहाँ पे 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 था। आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे ये ऐसे स्क्रू लगा हुआ है इसके ऊपर, तो जब यहां पर होगा तो ये रीडिंग आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि स्क्रू कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, मतलब ये पूरा स्क्रू ने कवर कर रखी है, तो आपको केवल क्या दिख रहा होगा, 0 दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे एक सर्कुलर आप बोलोगे ये ऐसे सर्कुलर टेबल, ऐसे सर्कुलर बनाऊंगा जो कि आपको शायद दिख रहा होगा। आप बोलोगे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसपे ये ऐसे ऐसे लाइन होगी पूरे में अंदर तक गई होगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे रीडिंग ऐसे होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे करके यहाँ पे रीडिंग लिखी होंगी और इसके जस्ट नीचे लिखा होगा 99। समझ में आ रहा है? ये जो सर्कुलर है इस पे क्या बने होंगे, डिविजन बने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पूरे डिवीजन। कोई किसी स्क्रू में 100 डिविजन होंगे, किसी में 50 डिविजन होंगे, किसी में 30 डिविजन हो सकते हैं। तो 0 से लेके 30 या 0 से लेके 50 या 0 से लेके 100 तक उसमें डिविजन मार्क होंगे, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर, है ना। ये वाली को हम बोलते हैं लीनियर स्केल और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब मैं ये डिविजन को हटा देता हूँ। ये वाली स्केल तो आपको दिख नहीं रही होगी, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इरेज भी कर देता हूँ। यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल होगी आप बोलते इसका जो 0 होगा वो एग्जैक्टली इसकी लाइन में होगा, वो एग्जैक्टली क्या होगा, इसकी लाइन में होगा, बाकी डिवीजन ऊपर बनेंगे। अब जब मैं इसको लूज करूंगा तो क्या होगा, तो जैसे आप इसको लूज करोगे तो सर ये 0 घूमेगा, ये 0 घूम के वापस से एक पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे, स्क्रू को पूरा एक सर्कल कंप्लीट कराओगे तो ये स्क्रू थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा। समझ में आ रहा है? ये स्क्रू थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा। पूरी एक सर्कल जब ये रोटेशन होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे
जो लीनियर स्केल थी उसका कुछ पोर्शन अब विजिबल हो जाएगा। मैंने कहा सर मान लो ये 0 था, आप बोलते हो अब ये ऐसा खिसक के यहाँ पहुंच गया। मान लो ये बोलो जो सबसे फर्स्ट डिवीजन होता है छोटा वाला डिवीजन, वो आपको दिखना चालू हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने? जब मैंने इस स्क्रू का पूरा एक कंप्लीट रोटेशन घुमाया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपको दिख रही थी ना यहाँ पे, ये लाइन पे, इस लाइन पे 0 था, इसको इस तरीके से घुमाया कि वापस से 0 ये नहीं आ गया, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। इस कंप्लीट रोटेशन में ये स्क्रू कितना पीछे चला गया उसको हम बोलते हैं पिच। The horizontal distance traveled by the screw in one complete rotation is called pitch। लिख लो इसकी डेफिनेशन। पिच को क्या बोलोगे? The horizontal distance traveled by the screw in one complete rotation is called pitch। ठीक है? The horizontal distance traveled by the screw in one complete rotation is called pitch। अब हमने बोला पिच समझ में आ गया। मैंने इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, देखो आपने बोला कि सर एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना पीछे चला गया। मैंने कहा मान लो 1 मिलीमीटर पीछे चला गया। मान लो कितना पीछे चला गया? 1 मिलीमीटर। तो मैंने कहा सर इस स्केल पे जो डिवीजन है वो इस स्केल के डिवीजन मान लो कितने 100 है। तो आपने क्या बोला कि सर यहाँ पे 0 नीचे खिसकेगा तो पहला डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे खिसकते खिसकते दूसरा डिवीजन यहाँ लाइन पर आ जाएगा, तीसरा डिवीजन यहाँ जैसे जैसे घुमाओगे ना हल्का हल्का धीमे धीमे, तो अभी यहाँ पे 0th वाला डिवीजन है, थोड़ा सा आप इसको हल्का घुमाओगे तो यहाँ पे 1 वाला आ जाएगा। फिर इसको और घुमाओगे तो हो सकता है थोड़ी देर बाद 5th डिवीजन यहाँ सामने इस लाइन पे आ जाएगा, और घुमाते जाओगे तो आप बोलोगे हो सकता है थोड़ी देर बाद 10th डिवीजन आ जाएगा। ऐसे करके जब 100 डिवीजन है तो आप बोलोगे 199 वाला वापस से 0 आ जाएगा। तो आप बोलते हो कि सर इसका लीस्ट काउंट कितना है? जब एक सर्कल में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो तो हो गई पिच। आपको पता है कि सर एक सर्कल में अगर 100 डिवीजन हैं तो एक डिवीजन के बराबर की लेंथ भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे इसकी जो लेंथ होगी लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट आपको अगर नहीं भी समझ में आए तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? पिच निकालना आना चाहिए। पिच कैसे निकालेंगे? सर एक कंप्लीट रोटेशन में ये बॉडी का स्क्रू कितना पीछे मूव किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, दैट इज कॉल्ड पिच। एंड द लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन सर्कुलर में स्केल में कितने डिवीजन है। बड़े स्केल देखी थी, बड़े स्केल में से 10 डिवीजन होते थे, ऐसे सर्कुलर स्केल में कुछ डिवीजन होते हैं और मैंने मान लिया वो डिवीजन कितने हैं? 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। अगर 100 डिवीजन है तो आप बोलोगे सर कि उसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मैं एग्जांपल भी इसी को दे देता हूं। मैंने कहा मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस स्क्रू गेज की जो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज होता है उसी का एग्जांपल ले रहा हूं कि सर एग्जांपल पिच की वैल्यू आई 1 mm। इसका मतलब जब ये पूरा एक रोटेशन घूमता है तो ये 1 mm पीछे आ गया, तभी आपको यहाँ पे 1 दिखना स्टार्ट हो गया था। पहले आपको केवल 0 तक दिख रहा था, है ना, 0 ही दिख रहा था। अब आपने जब इसको थोड़ा एक सर्कल कंप्लीट करके पीछे खिसका दिया तो आप बोलोगे आपको 0 के बाद वाला डिवीजन जो होता है मेन स्केल का, है ना, मान लो उसको फर्स्ट डिवीजन, तो आप बोलोगे 0 के बाद क्या आता है? 1 mm, है ना। तो 1 mm पीछे चला गया, मतलब पिच की वैल्यू कितनी आ गई? 1 mm। आप बोलते हो सर इस स्केल पे कितने डिवीजन हैं? मैंने कहा सर 100 डिवीजन है। मैंने कहा सर नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने हैं? मान लो 100 है। तो बताओ लीस्ट काउंट कितनी होगी? सर लीस्ट काउंट होगी 1 mm डिवाइडेड बाय 100 and that is equal to 0.01 mm। अब जरा देखो, आपकी जो मेन स्केल होती थी उसका लीस्ट काउंट होता था 1 mm का, ठीक है। वर्नियर कैलिपर जो स्टैंडर्ड आप यूज करते हो उसका लीस्ट काउंट कितना होता था? 0.1 mm का। अलग अलग लीस्ट काउंट हो सकते हैं। मैंने कहा जो स्टैंडर्ड आप यूज करते हो जनरली उसका कितना होता था? 0.1 mm। लेकिन हर वर्नियर कैलिपर का अलग लीस्ट काउंट हो सकता है, तो हमें मेजरमेंट करने से पहले लीस्ट काउंट मेजर करना पड़ता है। ऐसे स्क्रू गेज में भी हर स्क्रू गेज का एक अलग लीस्ट काउंट हो सकता है। मैंने कहा जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसका एग्जांपल की तरह लिया, तो आपने बोला देखिए उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm। और छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो उससे, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि सर और प्रिसाइज वैल्यू दे रहे हो, हाई रिजोल्यूशन आप मेजरमेंट दे रहे हो, तभी तो हम स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं। हमें और छोटी मेजरमेंट हमको करनी है, इसलिए हम स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं। तो लीस्ट काउंट आई थिंक मेजर करना आपको आ गया होगा, ठीक है।
लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अगर आपको आ गया, अब हम बात करते हैं कि सर हमें अब मेजरमेंट कैसे करना है, मेजरमेंट की रीडिंग कैसे लेनी है। तो मेजरमेंट का देखो आपको तरीका तो पता ही है। मेजरमेंट के लिए आप क्या करते हो कि सर यहाँ पे क्या करते हो, सर स्क्रू को लूज करते चले जाओगे और यहाँ पे एक बॉडी को फिक्स कर दोगे। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। तो आप बोलोगे स्क्रू कुछ पीछे चला गया होगा। मैं देखो वापस से आपको उस पिक्चर को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर से देखना उसमें रीडिंग कैसे लेंगे हम। देखो आपको दिख रहा होगा उसमें रीडिंग भी देखिए 0.562 सेंटीमीटर पीछे स्टार्ट किया, ये डिस्टेंस दिख रहा है एंगल और स्पिंडल के बीच में। तो देखो कैसे ये 0.562 मेजर करके कैसे आई होगी। पहले तो अपन ने कुछ रीडिंग निकाली होगी इसकी लीस्ट काउंट। देखो जब ये स्क्रू लूज करना स्टार्ट किया होगा तो देखो स्क्रू पीछे की तरफ खिसकता चला जा रहा है, पीछे खिसकता जा रहा है। तो देखो लीनियर स्केल ओपन होती चली जा रही है, 0 1 2 3 4 5 राइट। उसमें आप कहोगे 0.5 है ना, ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो जो 5 है वो छोटे छोटे डिविजन हैं, 1 mm 2 mm 3 mm ऐसे कुछ होगा राइट। तो आप क्या कह रहे हो कि 5 वाला दिख रहा है और 5 के बाद वाला भी दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, 5 वाला दिख रहा है और 5 के बाद वाला भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे जो भी लास्ट हमको दिख रहा होता है विजिबल वाला हम उसको देख लेते हैं और उसको हम बोलते हैं वो किसकी रीडिंग हो गई, आपकी मेन स्केल या लीनियर स्केल रीडिंग हो गई। जब ये स्क्रू ओपन होके बॉडी फिक्स हो जाती है तो लीनियर स्केल में जो लास्ट वैल्यू आप प्रॉपर्ली देख पा रहे हो उसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल रीडिंग। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लीनियर स्केल रीडिंग की, वो उसकी लाइन में सर्कुलर वाला कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 10 और 15 के बीच वाला कोई डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो हम उसको बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की सीध में कौन सा वाला डिवीजन आ रहा होगा। और वो डिवीजन आपने अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो दैट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट वो आपकी क्या हो जाएगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी। क्लियर है ना ये। सर आप क्या बोलोगे, जितनी रीडिंग हमको लीनियर स्केल पे विजिबल होगी उस लीनियर स्केल की रीडिंग को हम बोलते हैं लीनियर स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल पे हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने जो भी डिवीजन आपको उस टाइम पे आ रहा होगा उस डिवीजन को हम ले लेंगे और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलोगे वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं। क्या आपको समझ में आया कि रीडिंग कैसे लेनी है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। फील आनी चाहिए देखो, है ना। मैं इसलिए आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी हाथ में है नहीं, वरना मैं आपको डिवीजन दिखाता भी। लाइव क्लास में मैं जनरली ये दिखा देता हूँ, मेरे पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज होते हैं। तो ठीक है, तो आपने क्या बोला कि मान लो मैंने कोई रीडिंग ली, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी को फिक्स कर दिया और ये ऐसे स्क्रू गेज के बीच में, और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मान लो ये था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ गया था 1 और फिर 1 2। मान लो ये चीज आपको क्लियर दिख रही है, ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करना। सर ये 1 थी, है ना, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 के बाद 2, सेकंड वाला तो हमको दिख रहा है, थर्ड वाला मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, आपको 1 के बाद कौन सा डिवीजन दिख रहा है, सेकंड वाला। ठीक है, आप बोलते हो यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता हूँ। एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मैंने स्केल बहुत पतली बनाई है, इसको मोटी कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटी कर लेता हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बोलते हैं 1 1 2 3 4। ठीक है, आप बोलते हो कि सर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लो 10 नंबर है, 11 है, 12 है, 13 14 15 यहाँ पर है, 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे रीडिंग होगी। यहाँ पे 9 8 7। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालोगे लीनियर स्केल रीडिंग।
लीनियर स्केल रीडिंग LSR कितनी है जरा देखो सर। आपको लास्ट चीज कितनी दिख रही है? आप बोलोगे सर 1 के बाद 1 2 3 4 4 तो दिख रहा है, 4 के बाद भी थोड़ी डिस्टेंस है, दिख रही है आपको? 4 के बाद भी थोड़ी सी डिस्टेंस है जो आप मेजर नहीं कर पाते नॉर्मल स्केल से, लेकिन स्क्रू से वो डिस्टेंस मेजर करके लाओगे आप। तो आपने बोला कि सर मुझे जो एग्जैक्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 1.4 सेंटीमीटर। कितना दिख रहा है? 1.4 सेंटीमीटर दिख रहा है। मैंने कहा जरा सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाल के लाओ। सर्कुलर स्केल रीडिंग that is equal to n into least count। n क्या है? जो भी नंबर का डिवीजन इस लाइन के सामने आ रहा है। देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने कौन सा डिवीजन आ रहा है? दिख पा रहा है क्या आपको? जरा कोई बताएगा किसको दिख रहा है? एनीवन? किसी को विजिबल है क्या? 12। वेरी गुड। आई होप बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत विजिबल होगा, नहीं तो मैं बोल तो रहा ही हूँ। आप देखोगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने 12th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो मतलब n की वैल्यू आप यहाँ कितनी रखोगे? 12। और लीस्ट काउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। लीस्ट काउंट कितना निकाला था हमने? 0.01 mm। ठीक है। आप बोलोगे सर मेजर वैल्यू कितनी आएगी? मेजर वैल्यू इज इक्वल टू लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? CSR। इन दोनों को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। फॉर्मूले में हमेशा ये याद रखना, ये फॉर्मूला होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आया जरा बोलो? 1.4 सेंटीमीटर प्लस 12 into 0.01 mm। सॉल्व करोगे तो यह है 1.4 सेंटीमीटर प्लस 0.12 mm। ठीक है। आप बोलोगे 1.412 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ये सेंटीमीटर में ही, ये मिलीमीटर में, ध्यान रखना, सिंपली ऐड मत कर देना। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा 1.412 सेंटीमीटर। देखो लीनियर स्केल केवल आंसर दे पाती, आपकी जो मेन स्केल होती है वो केवल कितनी बताता? 1.4 बता पाता। जो आपकी वर्नियर स्केल है वो शायद आपको 1.41 तक बता पाता। ठीक है। देखो आपने क्या बोला सर, जो स्क्रू गेज है उसने 1.412 तक बता दिया, राइट? तो ध्यान रखना, मैं आपको बोल रहा था ना, एरर में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको बताता है कि आपने किस डिवाइस को यूज किया है, किस डिवाइस को यूज किया है। क्योंकि जितना प्रिसाइज या हाई रेजोल्यूशन डिवाइस यूज कर रहे हो वही आपके डेसिमल के प्लेसेस बढ़ा सकता है। नॉर्मल मेजरमेंट से आप अपने डेसिमल के प्लेसेस नहीं बढ़ा सकते। तो क्या ये बात समझ में आ गई? रीडिंग लेना आ गया है? कोई दिक्कत है रीडिंग लेने में? है तो पूछ लो, नहीं हो तो यस बोलो और आगे बढ़ो। अरे भैया सबकी आवाज आनी चाहिए मेरे को। यस सर। कैसे आलसी लोग बैठे हैं यार। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब जो इसका एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट इसी का है, आप बोलते हो उसको बोलते हैं जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या होता है जरा उसको देखते हैं, हम समझते हैं। मैंने कहा सर होता क्या है, आपने वर्नियर कैलिपर देखा, स्क्रू गेज देखा। वर्नियर कैलिपर के हम इनिशियल क्या बोलते हैं, जब उनके बीच में कोई मेजरमेंट लेगा तो दोनों जॉस को आपस में चिपका देते हैं। तो जब आप आपस में चिपकाते हो तो आप क्या बोलते हो कि सर लीनियर स्केल का जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए। बट एक्चुअली कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वर्नियर स्केल का जीरो पीछे निकल जाता है या कभी कभी आगे निकल जाता है। ठीक है।
तो आप बोलते हो कि सर एक्चुअली एरर आपका आने लगेगा, मतलब आपका डिवाइस में कुछ कमी है। मैंने कहा मान लो मेरे जॉज के बीच में जंग लग गई है, तो जॉज आपस में चिपकेंगे नहीं। जब आपस में चिपकेंगे नहीं तो आप बोलते हो दोनों के जीरो आपस में मैच करेंगे ही नहीं, है ना। तो आप क्या बोलोगे, हमेशा जब डिस्टेंस जीरो होनी चाहिए थी, आपस में चिपक जानी चाहिए थी। मान लो देखो बीच में मैंने कहा जंग आ गई, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस रह जाएगी। अब आप क्या करोगे, सर इस टाइम पे डिस्टेंस जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन वो डिस्टेंस 0 पॉइंट समथिंग दिखाएगा। अब मैंने इसको यूज करके मेजरमेंट किया, तो क्या करो इसके बीच में कुछ लगाऊंगा। अब आप बोलोगे जब मैं इसके बीच में मेजरमेंट लगाऊंगा तो यहाँ पे कोई चीज फिक्स करूंगा, मान लो ये फिक्स किया, लेकिन ये जंग की वजह से देखो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमेशा आएगी, है ना। ये डिस्टेंस हमेशा इसमें एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि पहले डिस्टेंस जब जीरो नहीं थी, जीरो नहीं थी, कुछ वैल्यू आ रही थी। तो आप बोलोगे जब भी मेजरमेंट आएगा तो उसमें कुछ वैल्यू हमेशा एक्स्ट्रा आएगी, उस एक्स्ट्रा वैल्यू को आप बोलते हो जीरो एरर। उसको क्या बोलते हो, जीरो। तो ये डिवाइस की एरर होती है। कभी कभी क्या होता है, दोनों जॉज घिस जाते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी तो हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। कभी कभी क्या होता है, दोनों जॉज घिस जाते हैं तो क्या होता है, जब आप उनको आपस में चिपकाओगे ना तो वर्नियर स्केल का जीरो पीछे खिसक जाता है, यानी उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन वो और पास आ गए, तो बोलोगे जीरो पीछे की तरफ खिसक गया। मतलब जब इसको थोड़ा सा दूर खिसकाओगे, जब थोड़ा सा दूर खिसकाओगे तब जीरो से जीरो कोइंसाइड करेगा। मतलब जब डिस्टेंस ऑलरेडी कुछ आनी चाहिए थी, तब वो डिस्टेंस कितनी दिखाएगा, जीरो दिखाएगा। मतलब कुछ डिस्टेंस हमेशा कम दिखाने वाला है। अब जब मेजरमेंट लोगे तो हमेशा कुछ वैल्यू आपकी कम आएगी, इसीलिए उसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सर डिवाइस की कमी से, ऐसे ही स्क्रू गेज में भी हो सकता था, जब एंविल और स्पिंडल को हमने दोनों में टाइट कर दिया स्क्रू, तो आप क्या बोलते हैं सर, जीरो। आपका जीरो जो हॉरिजॉन्टल वाला था वो केवल जीरो दिखेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के सीध में सर्कुलर का जीरो आना चाहिए। आइडियल कंडीशन ये होती है, तब आप बोलते हो कि आपकी रीडिंग कितनी है, जीरो है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो पूरी तरीके से बीच में कहीं ना कहीं जंग लग गई या किसी वजह से वो पूरी तरीके से टाइट नहीं होता, तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो के बजाय कोई और डिवीजन हॉरिजॉन्टल के सामने आ रहा होता है, मतलब उतनी रीडिंग वो एक्स्ट्रा दे रहा होगा। तो आप बोलोगे हर रीडिंग में उतनी रीडिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब आपकी एरर कैसी है, पॉजिटिव जीरो एरर है, हमेशा एक्स्ट्रा है, आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको हमेशा एक्स्ट्रा मिलने वाली है। वही अगर घिस गया किसी वजह से, वो जो एनवेल और स्पिंडल घिस गए और ज्यादा क्लोज चले गए, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला जीरो है वो नीचे की तरफ ज्यादा घूम जाएगा। मतलब जब आप उसको थोड़ा ओपन करोगे तब जाके वो जीरो हॉरिजॉन्टल के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे जब डिस्टेंस करोगे तब यहाँ पे रीडिंग जीरो आएगी। मतलब आपकी उस केस में रीडिंग है वो कम आने वाली है, और हमेशा आप बोलोगे जो भी मेजरमेंट लोगे उसमें कुछ कम वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे उसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। मैं आपको फिर से फिगर दिखाता हूँ, देखो आइडियल कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है। मेरे को प्लीज साथ साथ आवाज करके बोलते जाएगा, तो हाँ सर समझ में आ रहा है। मैं आपको फिगर दिखाऊंगा नॉर्मल का और जीरो का, एरर का, सॉरी। यस सर, दिख रहा है ये लीनियर जो आपकी वर्नियर कैलिपर है ना, वर्नियर कैलिपर की देखो ऊपर वाली जो रीडिंग है वो मेन स्केल की है और नीचे वाली वर्नियर स्केल की है। जब दोनों जॉज आपस में कनेक्टेड है, तो देखो पहले वाले केस में कोई भी एरर नहीं है, तो वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जबकि दूसरे केस की बात करूं मैं, जो दूसरे केस में आपका देखो, जहां वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है, मेन स्केल का जीरो पीछे रह गया कहीं। मतलब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के आगे है, मतलब ये ऑलरेडी कुछ रीडिंग दे रहा है, जबकि रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी यहाँ पे, जीरो। मतलब ये रीडिंग हमेशा एक्स्ट्रा देगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। नेगेटिव वाले केस में देखो आप, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे खिसक गया, मतलब जब इसको आप जॉस को थोड़ा खिसका के वापस पीछे लेके आओगे तब जीरो से जीरो कोइंसाइड करेगा, तब आपकी रीडिंग जीरो होगी। मतलब जब डिस्टेंस जीरो से कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी तब जाके रीडिंग आपकी जीरो आएगी। मतलब आपकी रीडिंग कुछ ना कुछ मिस होगी, कम रीडिंग आएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। समझ में आ रही है ये बातें? यस सर। यस सर। इसी तरीके से जरा देखो, मैं स्क्रू गेज का दिखाता हूँ। स्क्रू गेज का नॉर्मल, जब आपके दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं हो, एनविल और स्पिंडल एक दूसरे से चिपके होंगे, तब देखो लीनियर स्केल का जीरो की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, आया ना? यस सर। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो देखो
जीरो नीचे रह गया, पूरी तरीके से टाइट नहीं हो पाया, आप बोलोगे जीरो नीचे ही रह गया, और टाइट करते तो जीरो थोड़ा और ऊपर आता हॉरिजॉन्टल में, मतलब इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या होगी, कुछ रीडिंग दे रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा रीडिंग देगा हमेशा। ठीक है, आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के आगे 0 और 5 के बीच का कोई डिवीजन है, जीरो नहीं है, इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा नेक्स्ट केस देखो, इसमें जीरो ऊपर निकल गया, मतलब ज्यादा टाइट हो गया, आप देखो घुमा के देखो स्क्रू, जब ज्यादा टाइट हो जाएगा तो जीरो ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब इसको जब आप लूज करोगे तब जीरो हॉरिजॉन्टल आएगा। तो इस केस में रीडिंग आपकी हमेशा कैसे मिलने वाली है, हमेशा आपको थोड़ी रीडिंग कम मिलने वाली है। तो आप क्या करोगे कि सर अगर रीडिंग कम मिलती है तो फाइनल रिजल्ट में मैं कुछ ऐड कर दूं, और अगर रीडिंग ज्यादा मिल रही है तो मैं जितनी ज्यादा मिल रहा है उतनी कम कर दूं, तो मेरे आंसर करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि रीडिंग मुझे ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है, मेरी एरर जीरो है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, कैसे दिखेगी ये मैं समझ में आ रहा है दोनों ही केसेस में वर्नियर कैलिपर्स में स्क्रू में जीरो एरर का मतलब समझ में आ रहा है, क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे से समझ लेना, कंसेप्ट बस यही खत्म, अगर जीरो एरर आ गई तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो जीरो एरर आपने बोला, कहाँ गए मेरे मार्कर, मैंने कहा सर दो टाइप से होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव का मतलब हो गया सीधे सीधे एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही होगी, और इसका मतलब क्या होगा, लेस आ रही होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा आ रही होगी, और लेस, नेगेटिव का मतलब है कुछ रीडिंग मेरी हमेशा कम आएगी। अब देखो मैंने कहा सर वर्नियर कैलिपर में कैसे निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, जब दोनों जॉज आपस में कनेक्टेड होंगे तब हम ये देखेंगे कि सर वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, पहले किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर की। इफ nth division coincides, nth division of vernier scale coincides with main scale, है ना। पहले तो जीरो से जीरो कोइंसाइड करना चाहिए था, बट जीरो की बजाय हम ये देखेंगे पहला कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, पहला कौन सा डिवीजन आप बोलोगे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तब आप बोलोगे पॉजिटिव जीरो एरर जो आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, n टाइम्स ऑफ n इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप ये देखोगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, और आप वही वाले डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट कर दोगे तो आप बोलोगे पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू आपकी रीडिंग में आएगी। मैंने कहा अगर नेगेटिव की बात करें, अगर एरर कैसा है, नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है, तो दैट विल, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने कहा फिर से बात तो वही है, इफ nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with मेन स्केल। देखो भाई साहब मैं इनिशियल शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो लिख दिया करो क्या है। तो नेगेटिव जीरो एरर कितनी आएगी, देखो नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस, पहले तो साइन कैसा आएगा इसका, माइनस इनटू 10 माइनस n इनटू लीस्ट काउंट। अगर nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है और पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर रहे हो तो आप सिंपल क्या करोगे, प्लस का होता है साइन इसका n इनटू लीस्ट काउंट। लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर वाला केस है, कौन सा वाला केस है, नेगेटिव जीरो वाला केस है, और nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो नेगेटिव जीरो इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 10 माइनस n। 10 क्यों कर रहा हूं, अगर 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन है, 10 क्या है, वर्नियर स्केल के डिवीजंस हैं, तो आप क्या लिखोगे 10 माइनस n इनटू लीस्ट काउंट, 10 माइनस n इनटू लीस्ट काउंट। तो ध्यान रखना पॉजिटिव जीरो एरर ऐसे मेजर करेंगे और नेगेटिव जीरो एरर ऐसे मेजरमेंट करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर।
इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर स्क्रू गेज की बात कर लेते हैं। हर क्लास के बाद जो भी स्क्रीनशॉट मैं आपको लेने को बोलता हूँ वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है। मैंने कहा स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में अगर पॉजिटिव जीरो है, आप बोलोगे इफ nth डिवीजन ऑफ स्क्रू या सर्कुलर स्केल coincides with horizontal line, ठीक है। चलो ये जनरल केस कर देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि nth डिवीजन, चाहे वो नेगेटिव एरर की बात करो चाहे पॉजिटिव एरर की बात करो, मैंने कहा nth डिवीजन हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर आ रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। वैसे तो जीरो करना चाहिए था, बट क्योंकि एरर आ रही है तो जीरो के अलावा कोई ना कोई डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, है ना। तो मैंने कहा अगर मैं बोलूं पॉजिटिव जीरो एरर है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, n टाइम्स इनटू लीस्ट काउंट। अगर nth डिवीजन सर्कुलर स्केल का हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने आ रहा है तो n इनटू लीस्ट काउंट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, माइनस n इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हमने 100 सर्कुलर डिवीजन लिए थे तो आप बोलोगे उसके लिए क्या लिखोगे, 100 माइनस n इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अगर nth डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, पॉजिटिव जीरो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल क्या करोगे, प्लस n इनटू लीस्ट काउंट, पॉजिटिव साइन होगा इसका। अगर नेगेटिव जीरो है तो आप क्या करोगे, माइनस इनटू सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन हैं, किसी में 100 होंगे किसी में 50 होंगे, है ना। तो मैंने कहा उसमें से माइनस n कर दोगे इनटू लीस्ट काउंट कर दोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, देखो मैंने एग्जांपल कितना लिया था, 100 सर्कुलर डिवीजन का, जो कि स्टैंडर्ड होता है जनरली। तो आप करेंगे 100 माइनस n इनटू लीस्ट काउंट। या नहीं एरर, क्या गई, एरर आ गई। मैंने कहा एरर आ गया तो क्या करोगे, अब आप बोलोगे मैं करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट रीडिंग is equal to measured value minus zero error। करेक्ट रीडिंग क्या होगी, आप अपनी मेजर वैल्यू कैलकुलेट करोगे और मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब जरा देखो, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है इसका मतलब रीडिंग एक्स्ट्रा आ रही होगी, इसका मतलब रीडिंग कैसी आ रही होगी, एक्स्ट्रा आ रही होगी। पॉजिटिव जीरो एरर का साइन भी पॉजिटिव होता है, तो आप क्या करोगे, मेजर्ड वैल्यू में से माइनस, और जीरो एरर कैसी होगी, पॉजिटिव, वो एक्स्ट्रा वैल्यू हटा दोगे तो आपकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। मैंने बोला अगर मेरी नेगेटिव जीरो एरर आ रही होगी मतलब ऑलरेडी रीडिंग कम आ रही होगी, तो मतलब मुझे वो ऐड करना है ना। मेरे का फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा, मेजर वैल्यू माइनस जीरो एरर। मेजर वैल्यू निकाल ली, जीरो एरर उस केस में आपकी कैसे होगी, नेगेटिव होगी, माइनस साइन के साथ होगी। प्रॉपर साइन के साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूले का माइनस और वो नेगेटिव जीरो एरर का माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप बोलोगे करेक्ट रीडिंग क्या आ जाएगी, मेजर वैल्यू में उतनी अमाउंट ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका करेक्ट रीडिंग का क्या रहेगा, मेजर वैल्यू माइनस जीरो एरर। जीरो एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। देखो हमने ऑलरेडी साइन के साथ ही सीखा है एरर को निकालना, तो इस तरीके से आप अपनी करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। कोई भी डाउट है पूछ लो, आज हमारे पास शायद टाइम नहीं है,
ठीक है, आपको कोई बात नहीं, मैं डीपीपी प्रोवाइड करा दूंगा और डीपीपी में कुछ 5-7 क्वेश्चन दे दूंगा वर्नियर कैलिपर के, आप लोग खुद ट्राई करना, और नहीं तो अपन डिस्कस तो कर ही लेंगे। क्लियर? कोई डाउट अभी है तो अभी आप पूछ सकते हो। है क्या कोई डाउट? एनीवन? बेटा समझ में आया है? यस सर। यस सर। सर एक बार कोई डाउट है किसी भी तरीके का? सर स्क्रू गॉड्स का एक बार जोर से बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर स्क्रू गॉड्स का एक बार लीस्ट काउंट फिर से बता दो। क्या बोल रहा है? स्क्रू गॉड्स का लीस्ट काउंट बता दो। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बता दूं? आनंद बेटा तेरे को समझ में नहीं आएगी, तू स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, बता सही से, ईमानदारी से सर बताना। समझ नहीं आया सर। क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेने को नहीं बोला वहां पे, है ना? नहीं सर, अगर स्क्रीनशॉट तो लिया है मैंने। अच्छा बताओ, इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लिखा है? स्क्रीनशॉट लिया थे तो उस समय मेरा कनेक्शन लॉस हो गया तो मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस। पिच निकाल लेंगे, पिच का डेफिनेशन लिखिएगा बेटा। सर नहीं, वो नहीं लिखा था। पिच का डेफिनेशन भी नहीं लिख पाया, इसलिए तो बोलता हूँ बेटा वहीं टोका करो, जहां तुम्हारा कनेक्शन सही हुआ वहां तुम्हें टोकना चाहिए ना। पूरी बात जब खत्म हो जाती है तब पूछते हो। अगर तुम्हें वो चीज नहीं समझ में आई, आगे कैसे समझ में आया होगा यार? कैसी बातें करते हो यार तुम भी। पिच बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। जब स्क्रू को आप पूरा एक रोटेशन लोगे तो स्क्रू पीछे खिसकेगा, तो एक रोटेशन में कितना पीछे खिसकेगा, दैट इज कॉल्ड पिच। एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन बने हैं उनका नंबर से पिच को डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर है ना? यस सर। नोट डाउन कर लेना इसको अपनी लैंग्वेज में। एनीबॉडी एल्स? एनी अदर डाउट्स? तो देखो, थोड़ा आई नो वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज थोड़े से कह सकते हो डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट नए टॉपिक होते हैं, आपने कभी इस टाइप के टॉपिक देखे नहीं होते हैं, पहली बार आपने कभी यूज भी नहीं किया। कई स्कूलों में प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे तो वहां पे यूज करना सिखाया जाएगा, जब वो यूज कर रहे होगे ना तब आप मुझे थैंक बोल रहे होगे कि सर ने सिखाया था, मैं बता रहा हूँ आपको आ गया। वरना वो वर्नियर कैलिपर यूज करना आपको जिंदगी में नहीं आता मैक्सिमम टाइम। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर अगर आपको मिल जाएंगे लकीली तो वो डेफिनेटली आपको वहाँ जरूर सिखाएंगे, और अगर आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे कोई अच्छे से नहीं सिखाया तो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज यूज करना कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो कभी आपके प्रैक्टिकल्स कराएंगे, कुछ स्कूल्स वाले कराते हैं बहुत अच्छे से, कुछ स्कूल्स वाले वो भी नहीं कराते। ठीक है, तो जब वो कराएंगे तब इसको आप रिवाइज करके जाओगे तो मैं कह रहा हूँ बड़े आराम से आप उसको एंजॉय करोगे यूज करना। बाकी कुछ लोग ये यूज करना नहीं आता, अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस कभी स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा वर्नियर कैलिपर कैसे होता है, और आपको रीडिंग मेजर करना भी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, ऑल्दो अभी तक 2018 में एक ही बार इसका क्वेश्चन आया है, लेकिन अगर एक बार आ गया है और जेई हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है इससे 5-6 सालों से कंटिन्यूअसली, तो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि अब जो नीट है वो भी प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने लगा है, तो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आने के चांसेस धीमे धीमे बढ़ने लगे हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर एक्चुअली मेजरमेंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसीलिए आप हो सकता है कि आपको आगे क्वेश्चन इससे पूछे जाएं। मैंने बहुत कोशिश की, आपको जितना दिखा सकता था फिगर्स के थ्रू मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, मेजरमेंट करना दिखाने कैसे ले सकते हैं मैंने आपको की है। आपको एक डीपीपी मिल जाएगी कल आई हो। ठीक है, उस डीपीपी में कुछ 2-4 क्वेश्चन है, वर्नियर स्केल के क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बना के जरूर दे दूंगा ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे। 2-4 क्वेश्चन की अगर आपको रीडिंग निकालना आ गया तो फिर बहुत इजी है, फिर उसमें कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई भी डाउट किसी भी तरीके का?
चलो मैं ये मान के चलूं, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। चलो यस सर। अच्छी बात है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, किस तरीके से जीरो एरर निकालनी होती है। अब आप नीट का, अगर किसी के पास नीट का प्रीवियस क्वेश्चन होगा 2018 का, आप उसमें स्टूडेंट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन, अगर आपको ये आ गया, नहीं तो मैं आपको डीपीपी में क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तो इतना ही काफी है। और सर चलिए हर सर आएंगे, तब तक उसको बंद करेंगे। आप लोग बाकी सबको गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हर सर इधर उधर हो गए लगता है।